हेलो व्यूअर्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर पापिया बिगोनिया। आज मैं कोविड वैक्सीनेशन के बारे में दो ऐसे कॉमन सवाल के बारे में बात करूंगी जो अक्सर हर किसी के दिमाग में आता रहता है और लोग उसका आंसर ढूंढते रहते हैं। सेकेंड वेव में बहुत सारे लोगों को कोविड इन्फेक्शन हुआ और जाहिर है कि वो लोग नेचुरली इम्यूनाइज्ड हो गए, उनके बॉडी में कोविड वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन गया। और जो लोगों को इन्फेक्शन नहीं हुआ उन्होंने जल्दी जल्दी वैक्सीन लिया ताकि डिसीज़ से बच पाए। अब सबके दिमाग में क्वेश्चन ये है कि जिनको डिसीज़ होके इम्यूनिटी डेवलप हुआ वो बेटर प्रोटेक्शन देगा कि वैक्सीन से जो इम्यूनिटी मिला वो बेटर प्रोटेक्शन देगा। मतलब विच वन इज़ बेटर, नेचुरल इम्यूनिटी और वैक्सीनेटेड इम्यूनिटी। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि अगर डिसीज़ होके हमें ऑलरेडी इम्यूनिटी मिल गई है कोविड के अगेंस्ट में, तो फिर हमें वैक्सीन लेने की ज़रूरत क्या है। तो व्यूअर्स, आज मैं इन्हीं दोनों सवाल के बारे में आपको बताऊंगी। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को ज़रूर हिट करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले सवाल के बारे में, विच वन इज़ बेटर, नेचुरल इम्यूनिटी और वैक्सीनेटेड इम्यूनिटी। अगर आप बहुत सारे वायरल डिसीज़ के बारे में देखेंगे जैसे कि मीज़ल्स, चिकन पॉक्स, तो एक बार जिनको मीज़ल्स होता है तो ये कॉमन कहावत है, सब जानते हैं कि उसको दोबारा नहीं होता। मतलब 99% दोबारा नहीं होता। लेकिन जिसको एक बार कोरोना हो चुका है, ऐसे न्यूज़ हम न्यूज़पेपर में पढ़ चुके हैं, उसको दोबारा भी हुआ, थर्ड टाइम भी हुआ, तो ये डिफरेंस क्यों है? ये डिपेंड करता है कि वायरस कितनी जल्दी म्यूटेट होता है और अपना रूप रंग बदलता है, और हमारे इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन में हमारी मेमोरी सेल, जो बी लिम्फोसाइट की मेमोरी सेल होती है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देती है और वो लाइफ लॉन्ग बॉडी को इम्यूनिटी देती है। लेकिन कोविड के मामले में ऐसा नहीं है, जैसे मीजल्स के मामले में होता है कि एक बार हुआ तो लाइफ में दोबारा नहीं होगा, बार बार होता है। तो जो कोविड होने के बाद जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनता है, उसमें और दूसरे डिसीज़ के एंटीबॉडी में क्या डिफरेंस होता है? कोविड क्योंकि एक इन्फ्लुएंजा कैटेगरी के वायरस है और सारे इन्फ्लुएंजा कैटेगरी के जो वायरस प्रीवियसली आए हैं, SARS-CoV-1, मार्स, सब में बहुत ज़्यादा म्यूटेशन की प्रॉपर्टी देखा गया है। सेकेंड थिंग, जब किसी को कोविड होता है तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बनती है, लेकिन एंटीबॉडी कितना बनेगा वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर तो ये है कि जब उसको इन्फेक्शन होता है तो उसके बॉडी में वायरल लोड कितना था, कितना क्वांटिटी में वायरस उसकी बॉडी में बना। सेकेंड, ये वायरस मेल फीमेल में भी डिफरेंट रिस्पॉन्स देता है, जो कि हम पूरे रिपोर्ट में देखते हैं कि मेल आर मोर ससेप्टेबल फॉर सिवियरिटी, उनकी डेथ रेट भी ज़्यादा है। तो जेंडर के मुताबिक भी रिस्पॉन्स अलग आता है। देन इंडिविजुअल व्यक्ति की जो जेनेटिक मेकअप होता है, उसकी बॉडी की प्रोटीन और जीन कंटेंट, उसके ऊपर उसका रिस्पॉन्स डिपेंड करता है। देन उस व्यक्ति की बॉडी में अदर कोई कोमॉर्बिडिटी है कि नहीं, उसका एज कितना है। कोमॉर्बिडिटी मीन्स डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, किडनी या लिवर प्रॉब्लम, कुछ और डिसीज़ तो नहीं है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है उसका नेचुरल इम्यूनिटी अगेंस्ट कोविड। तो इम्यूनिटी कोविड अगर 10 लोगों को हुआ तो 10 लोगों में बराबर इम्यूनिटी नहीं होगा, किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा। और वो हम पता कैसे कर सकते हैं? उसकी एंटीबॉडी लेवल पता कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कोविड के अगेंस्ट में जो हम एंटीबॉडी बनाते हैं उसकी मेमोरी होती है, लेकिन बॉडी, क्योंकि डिसीज़ अभी करंटली चल रहा है, तो हमें चाहिए एक्टिव प्रोटेक्शन। मतलब हमारी बॉडी में एक एंटीबॉडी टाइटर मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि वो वायरस अभी हटा नहीं है, सर्कुलेशन में है और थर्ड वेव आने का डर है। तो इम्यूनाइज होने के बाद भी हमें एक्टिव इम्यूनिटी में रहना है, मतलब हमारी बॉडी में एंटीबॉडी लेवल मेंटेन होना चाहिए, जो कि नॉर्मली 3 मंथ्स के बाद, जिसके बॉडी में अच्छा एंटीबॉडी भी बनता है, 3 मंथ्स के बाद एंटीबॉडी टाइटर कम हो जाता है और 6 मंथ के बाद तो नियरली कम ही हो जाता है। तो अब उसको अगेन एक्टिव प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। एक्टिव प्रोटेक्शन मीन्स हमें इनिशियली जो 4-5 दिन का पीरियड है जिसमें वायरस बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है, तभी वायरस को रोकना होता है, मल्टीप्लाई नहीं होने देना है। उसके लिए हमें चाहिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑलरेडी एंटीबॉडी प्रेजेंट इन आवर ब्लड। तो ये 2 चीज़ है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि हमें कोविड होने के बाद भी वैक्सीन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बॉडी में प्रोटेक्शन जो है वो ज़्यादा देर के लिए नहीं है और प्रोटेक्शन भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो व्यूअर्स, हम अब बात करते हैं पहले सवाल के बारे में
कि नेचुरल इम्यूनिटी बेटर है या फिर वैक्सीनेटेड इम्यूनिटी। एज पर दी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और साइंटिफिक बेसिस ऑफ द इम्यूनिटी, ये वेल नोन फैक्ट है, नेचुरल इम्यूनिटी ऑलवेज बेटर देन द वैक्सीनेटेड इम्यूनिटी। लेकिन कोविड के मामले में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है वो हम देखेंगे। तो क्या हम वेट करेंगे कि हमें कोविड हो और नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो? क्योंकि इसमें रिस्क क्या है, ऑब्वियसली सब जानते हैं कि इसकी लिथैलिटी रेट 3 to 10% है। अगर हम लड़ नहीं पाए, किसी वजह से लंग डैमेज ज़्यादा हो गया और हमारी इम्यून रेस्पॉन्स हाइपर एक्टिव हो गई, हमारी लंग को खुद ही डैमेज करने लगी, तो डेथ भी हो सकती है। तो दिस इज़ नॉट ए गुड चॉइस। ये एक अच्छा चॉइस नहीं है कि नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए हम अपने आप को कोविड होने दें, क्योंकि ये अभी सर्कुलेशन में है। तो ऑब्वियसली वैक्सीन लेना ही बेटर है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है हम उसके बारे में बात करते हैं कि वैक्सीन लेने से फ़ायदा क्या होगा। जो कोविड ऑलरेडी जिनको हो चुका है उनको वैक्सीन क्यों लेना चाहिए, तो उसका एक पार्ट तो मैंने बता दिया। इसका एक दूसरा पहलू ये है कि जो बहुत सारे स्टडीज़ हुए हैं वो ये शो कर रहा है कि जो व्यक्ति कोविड होने के बाद आफ्टर 3 months वैक्सीन लेता है उसमें बेटर रिस्पॉन्स आता है अगेंस्ट दी वायरस, अगेंस्ट दी न्यू म्यूटेंट्स ऑफ द वायरस। जो स्टडीज़ पब्लिश हुआ है, इनको ऑलरेडी कोविड हो चुका है, उनके बॉडी की एंटीबॉडी लेवल क्या है और उनको री इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या है और उनको वैक्सीन लेने की ज़रूरत क्या है, नेसेसिटी क्या है। तो इसको समझने के लिए मैं एक सिंपली यहाँ पे 4 अलग अलग व्यक्ति का हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है जिसको कोविड हुआ है, दूसरा व्यक्ति है जिसको कोविड हुआ है और आफ्टर 3 months उसके वैक्सीन ले लिया है, एक तीसरा व्यक्ति है जिसको कोविड नहीं हुआ है लेकिन उसने वैक्सीन ले लिया है, एक चौथा व्यक्ति है जिसको कोविड नहीं हुआ है और उसने वैक्सीन नहीं लिया है। इन्फेक्शन होने की चांसेस कितना है? तो अगर हम देखते हैं जिसको कोविड हो चुका है वो, जिसने कोविड लेने के बाद वैक्सीन ले लिया है वो, और जिसने कोविड नहीं हुआ तब भी वैक्सीन ले लिया है, तीनों में विद इन 3 months री इन्फेक्शन होने की चांसेस 0.01% है। मतलब 10,000 में से एक व्यक्ति को इन्फेक्शन हो सकता है 3 महीने के अंदर, फुल्ली वैक्सीनेशन के 3 महीने के अंदर या कोविड होने के 3 महीने के अंदर। और ये तीनों व्यक्ति को अगर हम उस व्यक्ति के साथ कंपेयर करते हैं जिसको इन्फेक्शन भी नहीं हुआ, जिसने वैक्सीन भी ले ही लिया है, उसमें कोविड होने की चांसेस कितना है? क्योंकि वो फुल्ली अनप्रोटेक्टेड है, उसमें कोविड होने की चांसेस मोर देन 4% है। मतलब 100 में से 4 या 5 व्यक्ति को कोविड हो सकता है, ऐसे लोगों में जिन्होंने वैक्सीन ले ही लिया और जिनको कोविड हुआ भी नहीं है। अब अगर बात करते हैं 3 महीने बाद की सिनारियो, कंपेयर करते हैं वो पहला व्यक्ति जिसको कोविड हुआ है, वो दूसरा व्यक्ति जिसने कोविड होने के बाद वैक्सीन लिया है। तो हम देखते हैं जिसने कोविड होने के बाद वैक्सीन नहीं लिया है, आफ्टर 3 months उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस 1% है। मतलब 0.01% से बढ़ के वो 1% हो गया। मतलब 100 में से एक व्यक्ति को इन्फेक्शन हो सकता है जिसने कोविड होने के बाद वैक्सीन नहीं लिया आफ्टर 3 months। और उसको कंपेयर करिए उस व्यक्ति के साथ जिसने कोविड होने के 3 महीने के बाद वैक्सीन ले लिया, उसमें अभी भी चांसेस 0.01% ही है। मतलब 10,000 में से एक है। तो आप देखिए कि 3 महीने बाद वैक्सीन लेने से क्या फ़ायदा हुआ। हमारी इन्फेक्शन री इन्फेक्शन होने की चांस 1% से 0.01% हो गया। 100 में से एक व्यक्ति से 10,000 में से एक व्यक्ति में पहुंच गया। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों है। तो सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यूएसए, उन्होंने एक स्टडी किया ऐसे लोगों में जिनको कोविड हो चुका है और आफ्टर 3 months उनमें दोनों पॉपुलेशन के बीच में जिनको वैक्सीन नहीं लगा और जिनको नहीं लग गया, उसके बीच में जब कंपेयर किया तो देखा कि जिसने कोविड होने के बाद 3 महीने के बाद वैक्सीन ले लिया उसमें और जिसने वैक्सीन नहीं लिया उसमें चांसेस करीब करीब डबल हो गए। एक और पब्लिकेशन आया है जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, उन्होंने ये देखा कि कोविड होने के बाद एंटीबॉडी लेवल, देन वैक्सीन का फर्स्ट डोज, उसके बाद उसमें री इन्फेक्शन होने के चांसेस कितना है या उसके बॉडी में एंटीबॉडी लेवल कितना मेंटेन रहता है। तो स्टडी में उन्होंने देखा कि जिन्होंने कोविड होने के 3 महीने बाद वैक्सीन ले लिया, अब उसने क्या काम किया, उस वैक्सीन ने बूस्टर डोज का काम किया। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोविड नहीं हुआ, उसने दोनों डोज ले लिया, तो उसके लिए तीसरा डोज जो काम करेगा बूस्टर,
अब जिसको कोविड हो चुका है उसके लिए पहला डोज ही वो बूस्टर जैसा काम कर रहा है, मतलब आपको एक एडेड बेनिफिट मिल गया। कोविड ने आपको 2 डोज बराबर इम्यूनिटी दे दिया और आपने 3 महीने बाद वैक्सीन ले लिया, दैट मीन्स आपको अब बूस्टर डोज मिल गया। मैं भी उनमें से एक हूँ, मुझे कोविड हो चुका है और उसके 3 महीने के बाद मैंने पहला डोज ले लिया है। तो ये बूस्टर डोज क्या करता है, आपकी एंटीबॉडी लेवल जो 3 महीने बाद धीरे धीरे नीचे आने की फ्रीक्वेंसी ले लेती है, टेंडेंसी बना लेती है, उसको मेंटेन रखता है, काफ़ी हायर साइड में ले जाता है और काफ़ी लंबे समय तक मेंटेन करता है। और जिसको कोविड हो चुका है उसका पहला डोज ही इतना स्ट्रांग होता है कि उसको नियरली 99% प्रोटेक्शन मिल जाता है। उसने अगर उसके 2 या 3 महीने के बाद सेकेंड डोज भी ले लिया तो नियरली आप बोल सकते हो 100% प्रोटेक्शन मिल जाएगा। लेकिन प्रोटेक्शन किससे मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा लीदलिटी से, सीवियरिटी से। हो सकता है आपको रीइन्फेक्शन, लेकिन आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा डिसीज़ डैमेज नहीं कर पाएगा, लेकिन आप दूसरों को स्प्रेड जरूर कर सकते हैं। तो इसलिए जिसको कोविड हुआ उसको भी वैक्सीन लेना है, जिसको कोविड नहीं हुआ उसको भी वैक्सीन लेना है। तो सारी बात का सार निकल के क्या आया, नेचुरल इम्यूनिटी बेटर होती है, जो कि मीजल्स, चिकन पॉक्स और डिसीज़ के अगेंस्ट में हमने देखा। लेकिन हम नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए कोविड होने का इंतज़ार नहीं कर सकते। और कोविड होने के 3 महीने के बाद हमें बूस्टर डोज इसलिए लेना है ताकि हमें एंटीबॉडी लेवल मेंटेन रहे और एनी टाइम हम एक्टिव डिसीज़ हमारी बॉडी में आए उससे पहले लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। और हमें एडेड एडवांटेज मिल गया कि 2 डोज के बाद तीसरा डोज जो बूस्टर इफेक्ट देता है वो हमें सिंगल डोज में मिल गया। सो व्यूअर्स, इस लेक्चर का सेकंड पार्ट भी आएगा नेक्स्ट वीक। मैं वैक्सीन के बारे में ही आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाली हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए और सेकंड लेक्चर को भी ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच।